हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? चंगे? अभी तक ठीक है, आगे भी ठीक ही रहेंगे। बस सड़क पर थोड़ा ध्यान से चलना। हाँ जी। अच्छा, ये कनेक्ट। यस सर। तो जी करें, शुरू करें। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड लेक्चर है हमारा। तो थोड़ा सा याद करते हैं पिछले जो पहला लेक्चर है। अभी फर्स्ट डे कौन बैठा है आज? आपने पहला लेक्चर लिया हुआ है? मेरे चैनल पे यूट्यूब पे देखना, वहां पर पहला लेक्चर मिलेगा आपको। ठीक है, आज सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी है, करना मत करना कोई टेंशन नहीं। अच्छा, काम की बात सुनना। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रीलिमिनरी, पहली क्लास हमारी हुई थी शुरू, और आज हमारी दूसरी क्लास है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की। एक बार रिवाइज करेंगे कि पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। बेटे, जब हमने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की बात करी तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया उस कुछ सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या था? कॉर्पोरेट लॉज आपका 60 मार्क्स का था और अदर लॉस 40 मार्क्स का। 30 नंबर के एमसीक्यूज आपके पेपर में है विद नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं कॉर्पोरेट लॉज में और 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं अदर लॉज में। जब भी बात आप करोगे 10 चैप्टर की, तो वो 10 चैप्टर जो अभी आप पढ़ रहे हो, टोटल कॉर्पोरेट लॉ यानी कि कंपनी एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 470। लेकिन आप लोगों को जो नंबर ऑफ सेक्शंस पढ़ने हैं वो कहां तक पढ़ने हैं? 148, 1 से लेकर 148 सीक्वेंशियल पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आगे के हैं वो आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। तो थोड़ा सा यहां पर इंस्टीट्यूट ने आपको हल्की सी राहत दे दी। थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, बहुत लोग थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने आपको क्या करा, हल्की सी राहत दी। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक बात बताई, शुरू करी। हमने कहा कि पहले हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे और बाद में फिर अदर लॉस पे जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉस के अंदर मैंने कहा जो 60 मार्क्स हमें पढ़ना है, डायरेक्टली पढ़ाई स्टार्ट नहीं करके पहले हमने कुछ बैकग्राउंड समझा। मैंने बैकग्राउंड में आपको यह समझाया था कि भाई कंपनी का होना कितना ज्यादा जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए। अगर वहां पर कंपनी नहीं है तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ समझ में आ रहा है? अब कंपनी है और कंपनियां अपना बिजनेस भी कर रही है, और बिजनेस को करते वक्त कंपनियां कर रही है झोल जाल। थैंक यू। बिजनेस को करते वक्त कंपनी कर रही है झोल जाल, उल्टे सीधे काम कर रही है। कंपनी को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, और वो पैसा आता कहां से? जरूरी नहीं है पब्लिक, आप ये बोल दो बाहर के लोग जो है वो कंपनी को पैसा देते हैं। स्टेक होल्डर एक शब्द में बोल देते हैं। अब जिन्होंने पैसा दिया है, क्या कोई जरूरी है कि हर वो पर्सन जिसने कंपनी को पैसा दिया है वो पर्सन कंपनी के डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा? भाई आप LIC में मान लो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप अपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, तो क्या आप जरूरी है, पक्की बात है कि आपको कंपनी की डेली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाएगा? वरना तो रिलायंस जैसी कंपनी के करोड़ों शेयर होल्डर है, रिलायंस जैसी कंपनी के करोड़ों शेयर होल्डर है। क्या सारे के सारे शेयर होल्डर कंपनी में डेली सुबह 9 बजे पहुंचते हैं कि नहीं जी अब तो काम हमारी मर्जी से ही होगा, आप क्यों करोगे? वो पागल है। तेरा काम है इन्वेस्ट करना, तू इन्वेस्ट कर, इस पैसे को मैं आगे लगाऊंगा, कुछ मैं कमाऊंगा, कुछ तुझे दूंगा। तो वो पैसा मैनेजमेंट क्या करता है? यूजर से ले लेता है, पब्लिक से, स्टेक होल्डर से ले लेता है। हो सकता है कि वो उस पैसे का मिसयूज कर दे, बिल्कुल हो सकता है।
2013 वाला जो कानून आया कंपनीज एक्ट 2013, वो हटाकर आया कंपनीज एक्ट 1956 को। कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत सारे लूप होल्स हुआ करते थे और उस लूप होल की वजह से कंपनी के मैनेजमेंट के लोग जो लोगों से पैसा लेते थे उसका मिसयूज कर 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 नंबर ऑफ फ्रॉड्स जो है वो बढ़ाते जाते। तो ये जब सारे काम होने लगे तो फिर कंपनीज एक्ट 2013 एक स्ट्रॉन्ग बनाया जिसके अंदर ये बताया कि भाई कंपनियों को रन करने वाला जो मैनेजमेंट और डायरेक्टर का जो एक पूरा का पूरा कुनबा होता है उसको डर लगे मन में अगर वो कभी कोई गलत काम कर रहा हो। इसके लिए आया हमारा कंपनीज एक्ट 2000। एक और बैकग्राउंड मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 2013 आने के और भी कई रीजन थे, जैसे कि एक मैंने आपको सत्यम घोटाले का एक केस बताया था। सत्यम घोटाला हुआ तो सत्यम में उसने फेक कंपनीज बना के जितने भी लूप होल्स थे उन सारे लूप होल्स को का फायदा उठा के वो राजीव लिंगम जो था उसने कई 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, जिससे कि जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा जो है मार्केट से क्या होने लगा, टूटने लगा। और जब मेरे भाई भरोसा मार्केट से टूटेगा ना तो लोग अपनी जेब का पैसा नहीं लगाएंगे फिर कंपनी में। और जब जेब का पैसा नहीं लगेगा तो आप खुद सोच के देख लो, क्या कंपनी जिसमें पैसा कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा वो कंपनी ग्रो कर पाएगी? आप कंपनी की छोड़ो, आप पूरी कंट्री की बात करो, जब कोई अपनी जेब से पैसा नहीं निकालेगा तो क्या कंट्री ग्रो कर पाएगी? नहीं। तो जरूरत थी अच्छे से कानून की, इसीलिए यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 जो कि 1956 वाले को रिप्लेस कर नया बनाया। ठीक है जी। फिर मैंने उस क्लास के अंदर आपको एक बात और समझाई कि सर जी लॉ को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, लॉ होता क्या है। तो हमने पहली बात ये जानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। तो मैंने कहा रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि हम जैसे सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बिहेवियर को सही रखने के लिए बनाए जाते। सोसाइटी में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रहता, कोई फर्म भी सोसाइटी में रहती है, कोई कंपनी भी सोसाइटी में है, प्रोप्राइटरशिप भी सोसाइटी में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी सोसाइटी में रहती है। तो ये सारे लोग अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने का इनका जो क्राइटेरिया होता है वो बेस्ट होना चाहिए, अच्छा क्राइटेरिया हो, लोगों से पैसे लिए, समय पर चुकाओ, उनके रिटर्न को समय पर दो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो। ये मंशा है रूल्स को बनाने की, यानी कि लॉ को बनाने की। तो प्रश्न आता है सर जी लॉ को बनाते कैसे हैं? तो लॉ को बनाने का एक प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है? देखो जितने भी कानून है ना वो इसी प्रोसेस से बने हैं, जो प्रोसेस मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले किसी लॉ को बनाने के लिए एक जगह पर सारी बातों को रखा जाता है कि भाई नया कानून जो आएगा तो उस नए कानून के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, तो उसको बोलते हैं बिल। समझ रहा है भाई? क्या नाम है? स्नेह। वेरी नाइस। तो स्नेहल सही है, तेरे नाम के एंड में हल है, आंसर है। ठीक है, ओके। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या हो रहा है? लॉ मेकिंग प्रोसेस ये कह रहा है कि सबसे पहले एक बिल बनता है और उस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो पार्लियामेंट में दो सभाएं होती है, कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा। वो दोनों की दोनों सभा अपनी मेजोरिटी देती है उस बिल के ऊपर। अगर मेजोरिटी मिल गई तो फिर वो बिल आगे जाता है सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अपनी सहमति दे देते हैं तो फिर वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड हो जाता है, तब से वो चीज एक्ट बन जाती है। दिस इज लॉ मेकिंग प्रोसेस। और हमारा ये जो कंपनी लॉ है ये भी ऐसे ही बना हुआ। क्लियर है? अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी लॉ को चलाता कौन है, कंपनी लॉ को रन कौन करता है, मतलब ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास मैं जाऊंगा अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो, या ऐसी कौन सी जगह और ऐसा कौन सा ऑफिस है जहां पर मैं अपनी कंपनी को ओपन करूंगा जाकर। समझ रहे हो बात को? तो भाई इन्होंने बांट दिया अलग अलग तरीकों में। शायद मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी पढ़ाया हुआ है कि सबसे पहली बात मेरे दोस्त MCA होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाद उन्होंने अपने नीचे बैठा रखे हैं रीजनल, उन्होंने अपने नीचे बैठा रखे हैं ROC। तो मेरे दोस्त 7 रीजनल डायरेक्टर होते हैं हर एक स्टेट का,
हर स्टेट का एक आरओसी होता है, लेकिन 3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि दो स्टेट के एक आरओसी और एक स्टेट के दो आरओसी। तो वो 2 स्टेट कौन से है? एक उत्तराखंड और एक उत्तर प्रदेश, जिसका एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है जो कानपुर में बैठे। और जब आप बात करते हो महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की, तो वहां पर दो आरओसी बैठते हैं। महाराष्ट्र में 2 बैठते हैं, पुणे और मुंबई, और तमिलनाडु के बैठते हैं चेन्नई और कोयम्बटूर। ठीक है जी। तो वो आरओसी है, ये आरओसी के पास डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है कंपनी के लोगों, मतलब कंपनी में कोई भी काम होगा ना, बनने से लेकर खत्म होने तक, वो हर काम किसकी नजरों में पहुंचाया जाएगा। अगर कुछ ऐसी बात होगी जो थोड़ी बड़े लेवल की बात है, तो आरडी, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में टॉपिक आएगा एमओए। एमओए में अगर आप स्टेट वगैरह चेंज कर रहे हो, अपना रजिस्टर्ड दिल्ली में आप जा रहे हो, चेन्नई वन्नई कहीं बाहर जाते हो, वहां कुछ रूल्स बताऊंगा जहां पर आरडी की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। और एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, इसकी वेबसाइट है, अब गूगल पे सर्च करोगे वेबसाइट मिल जाएगी, सारी कंपनियां रजिस्टर्ड उसी तरीके से होती है। तो सबसे टॉप पे एमसीए है, जो कि अभी रन कौन कर रही है? निर्मला सीतारमण, उनके नीचे आरडीए, फिर है आरओसी। क्लियर था बेटा? अभी सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं जो पिछली क्लास में पढ़ा गया, फिर आज की क्लास अभी शुरू हुई नहीं है, और रिवीजन हर क्लास में होगी, हर क्लास में रिवीजन, कोई सिंगल क्लास बिना रिवीजन की नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको कंपनी का डेफिनेशन बताया, फिर मैंने कहा कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2000। तो क्या वो वाली कंपनी जो 2013 से पहले बनी है, वो कंपनीज एक्ट में नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी, यानी कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ या प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर आप रजिस्टर्ड हो, तो भी आपका ये सिस्टम जो है वो वैलिड माना जाए। आ रही है मेरी बात समझ? क्लियर है यहां तक? फिर मैंने आपको बताया कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़ी थी? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक थी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि एक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 लोगों के साथ में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इसलिए क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन का जो मेन क्रक्स है ना, वो यही है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी मीन्स है कंपनी विच इज। तो भाई आप पहली बात तो अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड करवा लेना। आप जो मेरे पास आ रहे हो ना इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए, आप जो कंपनी रन करने की बात कर रहे हो, तो वहां पर मैंडेटरी काम यही है दैट आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। ये कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं चल रहा जहां पर आप ओरली अपना सारा का सारा काम कर लो, थोड़ा ऊपर आओ उससे, आप कंपनी चला रहे हो, तो आप पहले अपने आप को क्या करवाओ? इनकॉर्पोरेट करवाओ। सही है? तो एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कहती है सेपरेट लीगल। बेटे सेपरेट लीगल एंटिटी में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक कंपनी और कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं बिल्कुल सेपरेट होते हैं। कंपनी का अस्तित्व अलग है, क्योंकि कंपनी की एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कहता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। और कंपनी जब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को चलाने के लिए कुछ नेचुरल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, या कुछ अलग अलग पोजीशंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, सप्लायर सप्लाई करेगा माल, क्रेडिटर, रिसीवेबल्स, सब जरूरत पड़ेगी ना इन सबकी। तो ये सब लोग जो कंपनी से कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी वो खुद है, नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग और कंपनी से जुड़े हुए सारे लोग अलग। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी कंपनी के नाम पे होगी, कोई भी लेन देन होगा कंपनी के नाम पे होगा। जैसे तुम कभी कोई पेमेंट करते हो ऑनलाइन, तो तुम सर्च करते हो ना, वहां पर नाम कंपनी का आ रहा है या नहीं आ रहा, और ऐसे किसी और का नाम आ रहा है तो मन में शंका आ जाती है, वाला फ्रॉड तो नहीं है कहीं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक जाओ, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड वाला अपनी जेब से एक पर्ची दे देता, भाई इसको फॉर्म भर और जमा करा दे। उसका अपना खुद का ही फॉर्म था, वो 2 लाख जेब में गए, 50 मैनेजर को, 50 अपनी जेब में। चलता है ऐसा? वो पर्ची जो होती है वहां पर आईसीआईसीआई बैंक के नाम की पर्ची होती है,
और बैंक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कोई भी मैनेजर, एक बार की बात है, मैं HDFC बैंक गया कुछ दिन पहले, सर्वर डाउन चल रहा था, तो मैंने SBI में होता है, HDFC में कैसे हो गया? कह रहे सर आज सर्वर डाउन है। तो मुझे 90,000 रुपये जमा कराने थे, कैश पड़ा था मेरे पास। तो कह रहे कि सर एक काम करो, आप तो बिजी रहते हो, आप दे जाओ कैश, जैसे सर्वर ठीक होगा मैं जमा कर दूंगा। मैंने उसको नहीं दिया भाई, ऊपर चलो निकल ले, तो चलो आज रात की पहली उसने ट्रेन पकड़ी, गायब, 90,000 रुपये लेके भाग गया, है ना, हो सकता है। मैं कहा भाई सर्वर कितनी देर में सही होगा? कह सर टाइम लगेगा। मैं कहा मुझे भी टाइम लगेगा आने में, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं गया, जब सर्वर ठीक हो गया तब मैंने वहां पर जमा करा डायरेक्ट बैंक में। क्यों? मैं किसी के बंदे के ऊपर थोड़ी जाऊंगा, मैं तो बैंक के ऊपर जाऊंगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी इस चीज को बोलते हैं। तो यहाँ पर एक केस पढ़ा था हमने, केस का नाम था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। बहुत ही प्यारा केस था, बहुत ही मजेदार केस था। केस क्या था? इस केस के अंदर था कि सलोमन नाम का एक बंदा होता है, वो पहले एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रन कर रहा होता है। कोई बूट मैन्युफैक्चरिंग, बूट का काम होता है उसका, प्रोप्राइटर का। कोई इसको सलाह देता है कि भाई एक काम कर, तू एक कंपनी क्यों नहीं बना लेता। तो सलोमन के 5 बच्चे होते हैं और एक बीवी होती है, बताया था। सलोमन कहता ठीक है जी मैं पब्लिक कंपनी बनाऊंगा। तो मेरे दोस्त अभी पहली कैरेक्टरिस्टिक बताई, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए? सलोमन कह रहा आउटसाइडर की आवश्यकता है नहीं, अपने पास टीम पूरी है। 5 बच्चे, एक खुद सलोमन और एक उसकी बीवी, कंपनी बना ली। अब कंपनी बन तो गई, लेकिन कंपनी को रन करने के लिए कंपनी को रिसोर्सेज की आवश्यकता थी। तो रिसोर्सेज किससे खरीद लिए उसने? कंपनी ने, सलोमन से। सलोमन को मिले 39,000 पाउंड। सलोमन ने क्या करा, वो पैसा सिक्योर डिवेंचर के रूप में, इक्विटी शेयर के रूप में और कुछ कैश कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी चलने लगी, सलोमन खुद ही डायरेक्टर था उस कंपनी का। कंपनी चलने लगी, एक समय ऐसा आया लिक्विडेशन आ गया। अब लिक्विडेशन के समय पर नियम है, रूल है कि पहले पेमेंट आपको सिक्योर डिवेंचर को करनी है। लिक्विडेटर आएगा, पहले पैसे किसको देगा? सिक्योर डिवेंचर। लिक्विडेटर ने सिक्योर डिवेंचर को पैसे दे दिए। सिक्योर डिवेंचर कौन था? खुद सलोमन। लेकिन भाई साहब उसने कानून की एक भी बात, एक भी प्रक्रिया को गलत तरीके से फॉलो नहीं किया था, इसीलिए वहां पर केस ये वाला बना था। और तब से सलोमन एंड कंपनी, सलोमन वाला ये जो केस है बहुत फेमस है। और इसके साथ एक और केस बताया था मैंने, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, जहां पर ली एक क्वालिफाइड पायलट था और सेम एविएशन कंपनी थी। एविएशन कंपनी मतलब होता है जो हवाई वगैरह फ्लाइंग कंपनी होती है। वो उसका डायरेक्टर भी था। तो डायरेक्टर रहते हुए उसने एक रूल ये बनाया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द जॉब तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा अच्छा खासा। भाई साहब खुद ही की डेथ हो गई, तो कंपनी के बोर्ड ने मना कर दिया उसकी वाइफ को, नहीं हम तो नहीं देंगे पैसे। वाइफ ने केस किया कंपनी पे और वाइफ जीत गई। सेपरेट लीगल एंटिटी, एम्प्लॉय अलग है भाई, डायरेक्टर अलग है और कंपनी अलग है। कोई और पायलट मरता तो नहीं देता क्या तू पैसे? देता ना। क्लियर है? तो ये हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट था। बेटे 3 हो गए ना हमारे कैरेक्टरिस्टिक के। चौथी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी कौन सी? कैपेसिटी टू स्यू एंड। एक कंपनी किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई भी पर्सन केस फाइल फालतू में करेगा। जब कोई काम करे, जब कोई उल्टे सीधे चीजें करे, कोई हरकत करे तो वो केस फाइल कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके। अगला है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। शायद मैंने 7 तक बता दिए, 7 तक बताए थे ना। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर मैंने कहा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर में एक बात मैंने आपको बताई थी कि सर जी पब्लिक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफर करने में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्यों डाली? वैसे तो आगे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में भी आएगा। वो रेस्ट्रिक्शन इस वजह से डाली है कि सर प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या है? 200। अब हो सकता है ऐसा कि भाई कोई एक पर्सन है जिसने अपने शेयर्स को 10-12 लोगों को बेच दिया। अब मेरे पास 10,000 शेयर है, जरूरी थोड़ी मैं एक ही को बेचूं। मैं 10,000 शेयर 10,000 बंदों को बेच सकता हूं एक एक करके।
तो ऐसे नंबर ऑफ मेंबर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या हो जाएगी प्राइवेट कंपनी में, क्रॉस हो जाएगी। तो ये गड़बड़ ना हो, इसीलिए अगर एक प्राइवेट कंपनी में कोई शेयर्स को ट्रांसफर करता है मेंबर, तो वो पूछेगा पहले किससे, बोर्ड ऑफ, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंश्योर हो जाएगा इस बात को लेकर कि भाई हमारी मैक्सिमम की जो नंबर की कैपेसिटी है वो पूरी नहीं हो रही है तो बेच ले, पूरी हो रही है तो रोक देगा। ठीक है बेटे। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कॉन्सेप्ट का नाम है परपेचुअल सक्सेशन। बेटे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल शब्द का मतलब होता है इनडेफिनिट। क्या मतलब है? इनडेफिनिट। और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो अनंत काल तक रहता है, इनडेफिनिट टाइम। कंपनी कोई हमारी तरह नेचुरल थोड़ी है। अब जब हमारा एक समय पीरियड है, पहले अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, अभी भी मेरे ख्याल से हम शायद 49-48 साल में हमारी हार्ट अटैक से मौत हो जाएगी। ठीक है, यही चल रहा है आजकल। 22 सिगरेट का धुआं तो हम वैसे पीते हैं, है ना। सर्दी आने तो सर्दी में 22-25 सिगरेट घर लेके जाते हैं। और पता वो ऐसी सिगरेट है जहाँ मम्मी पापा कुछ नहीं कहते। पता है आपको सर्दियों में कितना पोल्यूशन होता है दिल्ली में? अभी आज ही आया, दिल्ली टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी से बाहर हो गई है। बाहर हो गई मतलब थोड़ा सा सही हो गया हमारे दिल्ली में। मुंबई दो नंबर पे, पहले पे कराची है, नहीं लाहौर है, और 5वें पे कराची है। तो हमारे यहाँ पर 50-55 साल, चल 60 साल मान ले, 60 में हमारी डेथ हो जानी है नहीं? या हमारे यहाँ कोई है हनुमान जी? है कोई यहाँ अमर वाला? नहीं है, सब जाओगे पक्का है? क्या लाए थे एक दिन? कुछ नहीं। क्या लेके जाओ? कुछ नहीं, छोड़ो, क्या पढ़ाई करनी है। जाना ही है, क्या पढ़ाई छोड़ना, निकल, है ना जी। तो हमारी पक्की बात है, डेथ तो होगी, लेकिन कंपनी की डेथ होगी, आर्टिफिशियल होती है, उसकी डेथ होनी नहीं है। उसका क्या होता है? उसका सिर्फ लिक्विडेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है। और जब तक डिसोल्यूशन ना हो तब तक वो कंपनी इनडेफिनिट तरीके से चलती रहती है, अनंत काल तक चलती रहती है। बात को समझ में आ रही है? क्लियर है मेरे दोस्त? तो इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, जिसमें कि एक बहुत ही फेमस लाइन है, इन कंपनी मेंबर्स मे कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर। इवन 7 मेंबर है, 7 के 7 मर गए तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, नए वाले आ जाएंगे, किसी और को अपॉइंट कर देंगे। समझ गए सर? तो यहां तक हमारी बात हुई थी। तो आज की क्लास की शुरुआत कर दी जाए। अभी तक हमने सिर्फ रिवीजन करी, हर क्लास में रिवीजन करेंगे, इसीलिए थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर्स मेरे बड़े हैं रिवीजन की वजह से, क्योंकि और क्लास हमारी 2.5 घंटे के आसपास की मान के चलो कि होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? बीच में लाया करो, सेफ वे बना रहा है ना। जहां सर ने छोड़ा दूसरा टीचर इंतजार कर रहा होता है, जैसे छोड़ेंगे वैसे घुस जाऊंगा, तो इसमें 2-4 मिनट में खा लिया करो अच्छे से। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना, क्योंकि अब आप उस लेवल पे नहीं हो जो फाउंडेशन का था। फाउंडेशन में तो आप सिर्फ प्रूफ कर रहे थे अपने इंस्टीट्यूट को कि भाई मैं आ सकता हूं आपके इंस्टीट्यूट में या नहीं। तो फाउंडेशन जब क्लियर हुआ तब आपने क्या करा? एंट्री करी। अब आप एंट्री कर चुके हो इस कोर्स के अंदर, तो अभी आपको उसी की तरीके से काम करना है। कंसिस्टेंट तरीके से पहले तो काम करो, डेली होमवर्क जो मिले अच्छे से करो, क्लास वर्क जो होता है उसको रिवाइज करो, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स को घर पे पढ़ो अच्छे तरीके से, डाउट्स को व्हाट्सएप करो, मैं नंबर भी दे दूंगा आज आपको। ठीक है? तो कभी कोई ऐसी और भी प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करो, लेकिन लगातार पढ़ाई करनी है। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जो आपका 16-15%, 14% आता है, वो आता ही बच्चे की इनकंसिस्टेंसी की वजह से, वरना इंस्टीट्यूट इतनी जल्दी फेल नहीं करेगा आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो। और आपका जो कंपटीशन है ना, वो अच्छे बच्चों से होगा, वहां पर आपसे अच्छे वाले को पास होने का मौका दिया जाएगा। तो आप अगर एक सब्जेक्ट में भी कमजोर होते हो, जैसे इस बार जो रिजल्ट आया था इंटर का, इंस्टीट्यूट ने लाइन से फेल करें टेक्स्ट के चैप्टर उस सब्जेक्ट में। जो टॉपर्स थे ना, टॉपर्स, उसके भी टेक्स्ट में 40 है। मतलब इंस्टीट्यूट ने एक बांध रखा था कि बहुत ही खतरनाक लेवल पे मार्किंग करनी है टैक्सेशन में, बाकी कॉस्टिंग में बहुत अच्छे नंबर दिए सबको।
मेरे स्टूडेंट है उनमें कॉस्टिंग में 84, चिराग के 85 है, शायद 84 है, 89 है, तो 70s में उसके टैक्सेशन में 40 है, सब के 40। अब मैं पूछता थोड़ी बताता हूँ कितने है टैक्स में, 40 ना, कहते हैं सब मैक्सिमम 41 ही है। तो ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। इंस्टीट्यूट क्या करता रहता है, वो बदलता रहता है। इंस्टीट्यूट ने आपका मापदंड सेट कर रखा है, जो लेवल है ना वो सेट कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। जरा सी भी इनकंसिस्टेंसी दिखाई वहां पर उठने का मौका जो है इंस्टीट्यूट जल्दी से देता नहीं, ठीक है। और इस बात को थोड़ा मन के अंदर भी डालना, यानी कि लेक्चर समझ के भूल जाओ, रेगुलर प्रैक्टिस इस बात पे। ओके, टॉपिक हमारा शुरू होता है। टॉपिक कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी नाम का शब्द क्या है बेटे? ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है ना, ये कंपनी से रिलेटेड नहीं है। कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड। हम यहां पर बात कर रहे हैं मेंबर्स की लायबिलिटी, कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। आ जाओ जी। कोई कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है ना, या तो एक कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। या तो होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये जो लिमिटेड शब्द है ना, ये प्राइवेट और पब्लिक के नाम के अंत में जो लिखा हुआ लिमिटेड है ना, उससे मैच नहीं करता। ये लिमिटेड सिंपल लिमिटेड है, ऐसे वाला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और पब्लिक और प्राइवेट के नाम के अंत में मैं आपको बताऊंगा ऐसे, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, एलटीडी एलटीडी। इसका और इसका जो है अलग अलग वो है प्रोनाउंसिएशन, काम। एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मेरे दोस्त पहले से बता रहा हूं, कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं इस लाइन को। अब जैसे मान लो आज एक कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, लिक्विडेशन मतलब कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया। तो डिसोल्यूशन कब होता है? जनरली जब उसकी लायबिलिटी ज्यादा होती है, असेट्स कम होती है, अपने कर्जों को चुका नहीं पा रहे होते। तो डिसोल्यूशन करवाने के लिए कहां जाते हैं? कोर्ट में जाएंगे। अब डिसोल्यूशन करवाने के लिए कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया भाई करो डिसॉल्व। तो डिसॉल्व करने के लिए किसी कंपनी को आता है लिक्विडेटर। तो जनरली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह ही होते हैं। अब वो लिक्विडेटर एसेट्स को बेचेगा और लायबिलिटी को चुकाएगा। जब तक अंत तक की लायबिलिटी नहीं चुक जाती तब तक कंपनी की सारी एसेट्स को बेचता जाएगा, बेचता जाएगा, बेचता जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि कंपनी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड हो गई? समझ गए बात को? हम जो यहां पर बात कर रहे हैं वो हम मेंबर्स के लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी। ठीक है सर? तो मेंबर की एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक गारंटी। तो शेयर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे बेटे कोई एक कंपनी है, मान लो एक्स लिमिटेड, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि पैसों का कलेक्शन जो है वो क्या इशू करके करती है? शेयर इशू। यहां पर इस कंपनी में जो मेंबर बनता है ना, वो शेयर को परचेज करके बनता है। अच्छा, आपने एनपीओ का नाम सुना है? अगर आप एनपीओ में मेंबर बनना चाहो तो क्या शेयर परचेज करके बनोगे? क्योंकि एनपीओ में तो शेयर इशू ही नहीं होते। कुछ समझ में आ रही है बात? तो यहां पर उस कंपनी की बात नहीं हो रही, यहां उसी कंपनी की बात हो रही है जो कि लिमिटेड बाय क्या है। तो जैसे कि शेयर इशू करे, अब एक्स लिमिटेड ने इशू करे मान लो 1000 शेयर
एट द रेट ऑफ ₹100 ईच टू मिस्टर ए। ठीक है जी। और कंपनी ने यहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ली है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मान लो इन्होंने कंपनी ने लिए ₹50। ₹50 कंपनी ने करें रिसीव करें। यहां तक ओके। तो अब आप एक बात बताओ, कंपनी को फर्स्ट कॉल करनी है और फाइनल कॉल करनी है। मान लो वो फर्स्ट एंड फाइनल एक ही बार में कर रहे हैं, तो एक कंपनी अपने जो पैसे हैं मिस्टर ए से वो कितने मांगेगी पर शेयर? ₹50। क्या ज्यादा मांग सकती है? तो होगी ना मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड। एक मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड मतलब जितने के उसने शेयर लिए हैं, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। मान लो उस शेयर पे कोई प्रीमियम होता तो एनी प्रीमियम ऑन इट। इससे ज्यादा पैसे क्या कंपनी मांग सकती है? मांग के देख ले, देगा ही नहीं वो। तो मेंबर की लायबिलिटी क्या हो गई सर? आगे बात समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये दूसरी बात कहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक कंपनी होती है जिसके मेंबर्स उस कंपनी को गारंटी देते हैं कि जब तेरी मृत्यु होगी, जब तेरी डेथ होगी। तो कंपनी की डेथ कैसे होती है? लिक्विडेशन। अच्छा, जब किसी की डेथ होती है तो पैसे वैसे की जरूरत पड़ती है परिवार को या नहीं? जनरली जैसे हम लोग दोस्तों में खूब बोलते हैं कि भाई रात को 2 बजे फोन करो, तेरा भाई खड़ा होगा। 2 बजे फोन करो, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करेंटली स्विच्ड ऑफ। ठीक है, कभी करके देखना। मतलब बोलते हैं अरे हमसे बोल, मैं हूं ना। जब असल में जाओ तो फिर वो मैं हूं ना फिल्म की बात कर रहा था, वो असली में मैं हूं ना था ही नहीं। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक कंपनी ऐसी होती है जिसमें उसके मेंबर्स कंपनी को ना गारंटी देते हैं कि भाई अगर तेरा डिसोल्यूशन हुआ तो भाई तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं गारंटी देता हूं एज ए मेंबर कि तेरी डिसोल्यूशन के टाइम पर ₹1,00,000 मैं दूंगा। मिस्टर बी ने बोला 5 लाख मैं दूंगा, सी ने बोला 5 लाख मैं दूंगा। समझ में आई बात? अब उस कंपनी का डिसोल्यूशन हो रहा है मान लो 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो क्या अब वो कंपनी अपने उन मेंबर से पैसे मांग सकती है जिन्होंने गारंटी ली थी? यस। कितने मांग सकती है? तो मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड हो गई अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर। समझ में आ गई बात? जैसे एनपीओ है, एनपीओ में शेयर तो इशू होते नहीं है, एनपीओ बिजनेस तो करती नहीं है, लेकिन भाई एनपीओ को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो एनपीओ भी तो लोन वोन लेते हैं, या एनपीओ वगैरह सप्लाई नहीं करवाते माल का, वो भी करवाते हैं। अब एनपीओ बिजनेस तो करता नहीं है, पैसा कहां से आए? तो उसके मेंबर्स उसको क्या दे देते हैं? गारंटी। डोनेशन एक अलग मैटर है, मैं सिर्फ गारंटी की बात कर रहा हूं। गारंटी का अमाउंट याद रखना, एक कंपनी मेंबर से एक ही बार रिकवर कर सकती है, और वो है डिसोल्यूशन के टाइम पे। मैंने बोला ना तेरी डिसोल्यूशन में मैं मदद करूंगा, तो तू उससे पहले कैसे आ गया? समझ गए बात को? तो यहां पर डिसोल्यूशन के टाइम पर एक कंपनी क्या करती है? वो पैसे लेती है। किससे? अपने मेंबर से। तो उतने ही पैसे लेगी जितने की उन्होंने क्या दी हो? गारंटी। तो यहां पर मेंबर की लिमिटेड हो गई ना गारंटी अप टू द अमाउंट ऑफ जो गारंटी उन लोगों ने दी है। समझ? तीसरा कहता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी। तो ये ना सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड करते वक्त उनके मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह में लिखा होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हूं। मेमोरेंडम में एक लायबिलिटी क्लॉज होता है जिसके अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा वक्त अपने आप को चूज कि मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनूंगी, या मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनूंगी, या मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी ए प्लस बी है। ये ए है और ये क्लियर है? कोई दिक्कत? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बेटे एक ऐसी
कमी है जहां पर मेंबर की और कंपनी दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दोनों की लायबिलिटी क्या होती है, यहां तक ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेटे ऑन द बेसिस ऑफ एक जो लायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है, तो लायबिलिटी के अंदर आपको एक नोट हमेशा याद रखना है, मेरे भाई कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड होती है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब चेक करेंगे कंपनी कौन सी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो फिर उसके मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर और एनी प्रीमियम कुछ दिया हो तो। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी का जो भी अमाउंट होगा वो भी डिसोल्यूशन से पहले नहीं ले सकते। शेयर एंड गारंटी ए प्लस बी हो गया, और अनलिमिटेड मतलब मेंबर कंपनी दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्लियर है? देखते हैं इसको क्या। तो बेटा लिमिटेड लायबिलिटी कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इज एज गिवन बिलो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कह रहा है अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, तो बोला था ना 50 रुपए बचे हुए ऑन द शेयर हेल्ड बाय द मेंबर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, तो अमाउंट गारंटी का कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, तो वो दोनों का एग्रीगेट कर दो। कंपनी विद अनलिमिटेड मतलब एवरी मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी टिल द एंटायर डेब्ट ऑफ द कंपनी इज पेड। सही है? यहां पर जो गारंटी वाला है पॉइंट, वो ओनली डिसोल्यूशन के टाइम पर पैसे ओनली डिसोल्यूशन पे कंपनी क्लेम करती है अमाउंट, उससे पहले क्लेम नहीं कर सकती। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? ओके। अगला पॉइंट, अगली कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कहती है कॉमन सील। बेटे कॉमन सील का मतलब क्या होता है? एक ठप्पा, तुम लोगों ने देखा होगा, बड़ा मजा आता है सील को बैंक में जब पैसे वैसे जमा कराओ तो फॉर्म आप दो, पैसे दो, तो एक वो होता है ठप्पा था, वो उस पे लगाते ना डॉक्यूमेंट पे, और बड़ा मजेदार आवाज आती खिड़क। मैं तो कहता मैडम एक बार भाग यहाँ से, अरे 38 रुपए जमा कराने हैं तो 40 सील खराब करवा रहा है, ठीक है, ऐसे ठप्पा मारते। तो वो एक कॉमन सील होती है हर एक कंपनी की। हर वो डॉक्यूमेंट जिस पर कॉमन सील एफिक्स्ड होता है, मतलब लगा होता है, वो इस बात का प्रूफ है कि भाई कंपनी ने अपनी जो है एक तरीके की जिम्मेदारी ली है। आपको पता है एक रूल आया था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट था, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कुछ अमेंडमेंट आई 2015 के अंदर। 2015 से पहले कॉमन सील मैंडेटरी था हर डॉक्यूमेंट पे, लेकिन 15 के बाद से कॉमन सील अब ऑप्शनल हो चुका है। उसका रीजन क्या है? सारी चीजें क्या होगी? डिजिटल। अब आप मान लो डिजिटल कोई काम कर रहे हो, आपका डेस्कटॉप सामने पड़ा, आप सील लगाने का उस पर मारोगे धूम लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई, चल हो गया। तो भाई अब सब कुछ ऑनलाइन है ना जी। अब जब सब कुछ ऑनलाइन है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, पहले ना देखा गली के बाहर छिछोरे मंडराते हुए रहते थे, देखा है? छपरे से 2-4 बंदे हमेशा गली के बाहर मिलेंगे आपको, देख रहे होते तो खिड़की की तरफ, है ना, इधर उधर ऐसे देख रहे होते, आए नहीं अभी तक है। आजकल नहीं मिलते क्योंकि इश्क भी आजकल डिजिटल हो गया है ना। मिलते हैं अभी पता नहीं चलता, अरे उनकी शक्ल दूर से पता लग जाती है क्या करने आया, ठीक है, उसकी हरकतें पता लग जाती है कि यहाँ पर कर क्या रहा है। वो एक ही आइसक्रीम जो सबसे बुरी है, जो कोई नहीं खाता, उसको भी 4 बार खा लेता है, ऐसे लगाओ। आइसक्रीम खत्म हो चुकी, लकड़ी चूस रहा है, याद ही नहीं मैडम को। देखते हैं ना भाई, मैं ऑडिट भी करता हूँ ना, थोड़ा एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है दूसरे का। अब ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं भी ऐसा करता था, है ना, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। तुम्हारी सोच को सुनने से मैंने कुछ को नहीं रोका, तुम कुछ भी सोच सकते हो। तो होते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे। अच्छा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था? कॉमन सील। कॉमन सील एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अब ऑप्शनल हो चुका है। पहले ये मैंडेटरी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इसकी कस्टडी होती थी, और अभी भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन सील है तो उसकी कस्टडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहती है। क्लियर है? देखते हैं
कह रहा है एक कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो हमारी तो बातों की जबान होती है, हमारी कमिटमेंट है, हमने तो साइन कर दिया, हम तो नेचुरल पर्सन है। लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी साइन कैसे करेगी? जैसे ये दीवार है, अभी बताओ कैसे साइन करेगी? है पहले आएगी, वो चल के मेरी जेब से पेन निकालेगी, फिर साइन करेगी, चलिए नहीं कर सकती। अब इसके बिहाफ पे, क्योंकि आर्टिफिशियल है, इसके बिहाफ पे कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकती इन ए मैनर जो कि एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, जो हम लोग कर सकते हैं। साइन करना हो, मेरा फेवरेट था, ठीक है, साइन कर दिया, नेचुरल है। लेकिन कंपनी बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। तो द कॉमन सील इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ए signature and common seal is required to be affixed only on specified document like share certificate. एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर सर्टिफिकेट देती है, शेयर वारंट्स, ये बताऊंगा मैं आपको एक शेयर कैपिटल के चैप्टर में। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी पता है? प्रॉपर्टी वगैरह के केस में जब कोई अपने राइट्स ट्रांसफर करता है तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है। कंपनी में बहुत यूजेबल होती है प्रॉपर्टी वगैरह, लो पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना काम नहीं होगा। कोलैबोरेशन एग्रीमेंट या कुछ भी कंपनी काम करती है तो उस सब पे क्या रखती है बेटे? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद कॉमन सील क्या हो गया, ठीक है। अब है इसके बाद अगली बात, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है शेयर कैपिटल। जितनी भी कैपिटल है ना पूरी की पूरी कंपनी की, जैसे मान लो कंपनी कह रही है भाई मैंने 10 करोड़ रुपए रिसीव इशू करके, कितने रुपए रिसीव करें? 10 करोड़ रुपए शेयर्स को इशू करके। तो इसका ना बाय ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ जिसकी बेस वैल्यू क्या है शेयर की 10 रुपीज ईच शेयर। आपने जब 12th क्लास में या फाउंडेशन में या अभी इंटर में करोगे ना अकाउंट्स वगैरह, वहां जब भी आप शेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो ऐसे 10 करोड़ नहीं लिखे, ऐसे लिखोगे। शेयर कैपिटल कहां से आई है उसको पूरा का पूरा आप क्या करोगे? रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आई बात? ये कह रहा है द एंटायर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट। तो ये करा ना मैंने, 1 करोड़ शेयर, एक शेयर कितने का है? अब ये इजी हो जाता है। मिस्टर ए के पास 500 शेयर है, 500 शेयर, तो मेरे को समझ में आ गया होगा मिस्टर से कितने लिए हैं। क्लियर? एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो हर यूनिट को हम शेयर बोलते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना, जैसे मेरे पास रिलायंस के मान लो 500 शेयर है, तो रिलायंस कंपनी ने तो कई लाख करोड़ों शेयर इशू कर रखे हैं, उन करोड़ों शेयर में से 500 शेयर मैंने परचेज कर रखे, तो वो यूनिट्स में डिवाइड होता है, इसको आप शेयर कैपिटल बोलते हो। बहुत बड़ा चैप्टर है आपके इंटर में, आगे आएगा, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, वहां पर बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है बेटे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है जी। अब इस कैरेक्टरिस्टिक के अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। उनका एक पहला पॉइंट है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कंपनी सिटीजन होती है? नागरिक। जैसे कि हम लोग क्या, हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं? हम लोग चिल्ला के बोलते हैं वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या कंपनी भारत की सिटीजन मानी जाती है? वोट डालने जाती है कभी कंपनी? जैसे ये बिल्डिंग कभी उठी, वो स्कूल गई, वोट डाला, फिर वापस आई, अपनी जगह पे स्टेबल हो गई, नहीं ना। तो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है इसीलिए कंपनी सिटीजन नहीं है। हम नेचुरल पर्सन है इसलिए हम लोग सिटीजन है। क्लियर है? ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बस। ऑल्दो ए कंपनी गार्डेड, ये क्या हो गया भाई? Although a company is regarded as a legal person, it is not a citizen under Constitution of India. बेशक वो लीगल पर्सन है लेकिन सिटीजन नहीं है। सिटीजन वो होता है जिसको वोट डालने का अधिकार होता है। लेकिन क्या कंपनी का कोई रेजिडेंशियल स्टेटस होता है? एक नया शब्द आया आपके लिए, इसको पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना बेटे। मैं आपको, आप लोग ना पढ़ोगे एक टॉपिक टैक्सेशन में,
टैक्स में आता है एक डायरेक्ट टैक्स। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये वाला टॉपिक समझाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। बेटा डायरेक्ट टैक्स का सिंपल मतलब यह है कि कोई एक पर्सन, मान लो कि मैं हूं, मैंने एक साल में जितनी भी इनकम कमाई, मान लो मैंने एक साल में कमाए 25 लाख रुपए, ठीक है, सच नहीं है भाई, ठीक है, ऊपर ही होंगे, ठीक है। नेवर शेयर अपनी इनकम किसी को भी, है ना। मिस्टर दीपक ने 25 लाख रुपए कमाए। अब ये 25 लाख रुपए कमाएगा तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का नाम है कौन सा? इनकम टैक्स। अब वो इनकम टैक्स दे तो किसको? सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में वो अपने टैक्स के पैसे भेज देता है। साल खत्म होता है, उसके बाद एसेस किया जाता है कि कितना पैसा कमाया, उसका जो भी टैक्स बन रहा होता है वो एक सीए से अपनी बात कर लेता है, वो टैक्स बनाता है तो सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में भेज देता है। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब मैंने कमाया और मैं ही गवर्नमेंट को दे रहा हूं। जैसे आप लोग कोई, मान लो कोई लैपटॉप या मोबाइल फोन या कुछ भी, जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ही खरीद के लाए या कोई भी चीज आप खरीद के लाते हो तो उस पर आप देते हो जीएसटी, लेकिन वो जीएसटी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हो? तो इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार आपके वाले पैसे क्या कर देता है? गवर्नमेंट को आगे जमा करा देता है। सही है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो मिस्टर दीपक ने 25 लाख रुपए कमाए हैं, वो टैक्स पे करने की सोच रहा है गवर्नमेंट, ठीक है जी। और मेरे भाई मिस्टर दीपक यूएस का रेजिडेंट है। कहां का है? 3 दिन के लिए आया था यहाँ पे घूमने। 3 दिन में उसने इंडिया गेट देखा, कुतुब मीनार देखा, एयरपोर्ट की तरफ गया, वही इनकम टैक्स वाली तरह हाल है, कहाँ जा रहा? टैक्स पे कर आएगा कोई इंडिया में? तो वहां पर हमेशा डायरेक्ट टैक्स जब किसी से कलेक्ट करते हैं तो पहले चेक करते हैं उस बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस का। समझ गए बात को? रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्सेशन में चेक करते हैं पर्सन्स का, क्योंकि इनकम जो कमाता है वो कौन कमाते हैं? पर्सन इंक्लूड नॉट ओनली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी पर्सन होता है। हर वो पर्सन जो पैसे कमाती है वो पर्सन होता है। एचयूएफ भी होता है, पार्टनरशिप फर्म भी होता है। और क्या कंपनी हमें पैसे नहीं कमाती? क्या कंपनी टैक्स पे नहीं करती? तो कंपनी टैक्स पे तब करेगी जब वो कंपनी भारत की रेजिडेंट। तो क्या कंपनी का कोई रेजिडेंशियल स्टेटस होता है? तो आंसर क्या है? क्या कंपनी सिटीजन होती है? आंसर है नो। आई बात समझ? कंफ्यूज तो नहीं हो गए कभी? सिटीजन सिंपल, वो जिस पर जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें वो बंदा, मतलब उसका नाम आता हो तो वो बंदा जो वोट डालने का जिस पर अधिकार है वो सिटीजन होता है। क्या कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है? तो यस, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस भी होता है। क्लियर है? अब आपका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 आपके एग्जाम में आएगा ना। पिछली बार 10 नंबर का आया था, जो लास्ट इंटर में आया था प्रीलिमिनरी। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो 10 मार्क्स का आया था आपके एग्जाम में, आउट ऑफ 60, या आप ऐसा बोलो आउट ऑफ 72, क्योंकि 12 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं ना। तो 10 नंबर आपको क्या लगता है कि मतलब वर्थ है या नहीं है? बहुत ज्यादा वर्थ है। तो ये वाला टॉपिक अब मैं बताने वाला हूं। एक टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट व्हील, और इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझेंगे, लेकिन मुझे अपने तरीके से इसको बताना। कर दे शुरू? ध्यान से सुनना मेरे भाई। रिकॉर्डिंग हो रही है? यस। तो अपने तरीके से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अच्छे से माइंड लगाना। भाई कंपनी क्या होती है? एक
आर्टिफिशियल पर्सन, गलत तो नहीं है। अब आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी एक्टिविटी क्या अपने आप कर सकता है, कोई भी काम को करने के लिए आर्टिफिशियल पर्सन को किसी की जरूरत पड़ेगी। तो एक कंपनी जो होती है, जैसे कि ये कंपनी है, इस कंपनी को रन करने के लिए कंपनी ने पैसा पहले किससे लिया? पैसा इसने ले लिया बाहर वालों से, मान लो स्टेक होल्डर, ठीक है जी। अब कंपनी इस पैसे को लेकर अपना बिजनेस चालू करेगी। अब बिजनेस को रन करने के लिए कौन कौन बंदे हैं जो कि डिसीजन लेंगे? डिसीजंस कौन लेते हैं? या जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये डिसीजन लेंगे। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, देख क्या कर रहा है बेटा, 2 मिनट के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बाय करी एक प्रॉपर्टी, कितने की? 1 करोड़ रुपए की, इन पैसों से। तो अच्छी बात है भाई, प्रॉपर्टी खरीद, कंपनी के बिजनेस में लगा उस पैसे को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की खरीदी थी, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में ओनरशिप में किसका नाम आएगा? एक्स लिमिटेड। तो डॉक्यूमेंट में आया नाम एक्स लिमिटेड का। हो सकता है कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, शो करिए, और असल कीमत कितनी है, ऐसा भी हो सकता है। बट डॉक्यूमेंट में क्या शो कर दिया? ऐसा हो नहीं सकता क्या कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट के लोग कंपनी के नाम पर, काम सारे नाम कंपनी का हो रहा है और फायदा अपना उठा रहे? हो सकता है या नहीं? अच्छा, वो ये ऐसा कर क्यों रहे? क्यों कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं अगर पकड़े भी गए तो लोग किस पर केस करेंगे, है ना? वो ये कह रहे हैं पकड़े भी गए तो लोग केस करेंगे कंपनी के ऊपर, और जब केस कंपनी के ऊपर होगा तो कंपनी जाएगी कोर्ट में, हम तो बच जाएंगे। यही होता है। तो मेरे भाई, कई डायरेक्टर और मैनेजमेंट के लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो वो बहुत बड़े बेवकूफ है। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। व्हील मतलब होता है पर्दा, कॉर्पोरेट मतलब। और अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई भी बंदा कोई गलत काम करता है तो डायरेक्टली डिसीजन कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, लिफ्ट किया जाएगा, उठाया जाएगा पर्दा, और पर्दे को उठाने के बाद चेक किया जाएगा कि असल मामला क्या है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? इसको वैसे कहते हैं टॉपिक को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है जी। 4 केसेस बताने वाला हूं, 4 केस स्टडी सीक्वेंस में करेंगे एक एक करके, फिर नोट्स पे आएंगे बाद। वो 4 की 4 केस स्टडी में जो लोग इन्वॉल्व थे उस काम में, उन्होंने हर बार यही सोचा कि कंपनी फंसेगी, लेकिन सबकी लिफ्टिंग हुई, और लिफ्टिंग होने के बाद आंसर ये आया कि असल बंदा जिसने वो कर्मकांड किया है हमेशा उसी को पकड़ा जाएगा और वही बंदा फंसेगा। आई बात समझ? ओके। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में कुछ डिसीजंस आए थे, उसको बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस। पहले डिसीजन समझाता हूं, फिर इसके अकॉर्डिंगली जुडिशियल डिसीजंस। एक केस था, सबसे पहला केस था सर शो मैनेजी पेटेंट, ठीक है? तो पढ़ाएगा भी, थोड़ा थोड़ा याद होगा, नहीं पढ़ा फाउंडेशन में है केस, कोई बात नहीं,
मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, और फिर मैं पढ़ाऊंगा। सही मान रहे हो? तो तुम्हारी शक्लें बता रही है थोड़ी थोड़ी, कोई बात नहीं। सर डीन शो मैनेजी पेटेंट वर्सेस सीआईटी, ये केस क्या था, सुनना ध्यान से। ये बंदा था सर डीन शो मैनेजी पेटेंट। इस बंदे को ना ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बहुत ही बड़ा डिविडेंड रिसीव हुआ। मतलब इसकी कहीं इन्वेस्टमेंट होगी कंपनीज में, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने क्या दिया। अब इस बंदे ने ये सोचा, क्योंकि डिविडेंड जब रिसीव होता है तो उस पर टैक्स पड़ता है, क्योंकि बंदे की क्या है, इनकम है, और इनकम पे क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। अब ह्यूज डिविडेंड तो ह्यूज टैक्स भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बंदे को डिविडेंड मिला है मान लो 30 करोड़ रुपए का, अब डायरेक्ट ही टैक्स मान लो 30% का रेट है, तो ऑन एन एवरेज, वैसे तो कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 9 करोड़ रुपए का उसको क्या देना है, टैक्स पे करना है। अब खुद ही सोचो 30 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए अगर माइनस हो जाते हैं तो बंदे को ना थोड़ी लगती है, लगेगी नहीं भाई? 9 करोड़ रुपए में क्या क्या नहीं करेगा, जैगवार ले लेगा, है ना जी, वर्ल्ड टूर मार लेगा, मार सकता है। इसके बाद अपना बढ़िया सी ग्रेटर क्लास में अच्छी सी कोठी ले लेगा। नहीं, ग्रेटर क्लास में तो नहीं मिलेगी, ग्रेटर क्लास महंगा है। इधर ही शेख सराय एक सराय में 2-4 मकान ले लेगा, या कालकजी वगैरह में ले लेगा, कहीं पर भी ये पैसे का वो यूटिलाइजेशन कर सकता है ना। अब उसके मन में ना वही लालच आ गया, ग्रीड, कह रहा भाई ये 9 करोड़ रुपए मैं टैक्स के रूप में, अच्छा ये अमाउंट जो है ये मैं ऐसे ही ले रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। वो ये कह रहा भाई ये पैसा मैं नहीं दूंगा टैक्स का। अब पैसा नहीं देगा तो भाई गवर्नमेंट से भिड़ पाना कोई इतना आसान बात तो है नहीं, तो गवर्नमेंट को आपको चूना लगाना पड़ेगा किसी किसी तरीके से। तो ये बड़ा दिमाग वाला बंदा था, इसने क्या किया, इसको ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिला, उसने क्या काम करा, ही फॉर्म्ड 4 प्राइवेट कंपनी, जिसका उस कंपनी का कोई काम ही नहीं था। उसने 4 प्राइवेट कंपनी बनाई, ठीक है जी, ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, डी प्राइवेट लिमिटेड, और अपने सारे के सारे जो इनकम है उसको कर दिया यहां पर इन्वेस्ट। टैक्स में पढ़ोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको छूट मिलती है, क्योंकि मनी की सप्लाई मार्केट में क्या होती है, सरकार कह रही है जितना पैसा इन्वेस्ट करो उतने की छूट है, ठीक है, एक लिमिट है उसकी भी, सेक्शन 80C वगैरह है, डिडक्शन वगैरह का। तो इसने पैसा दिया, कर दिया इन्वेस्ट यहां पर, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया है, लेकिन जेन्युइन जगह पे करता ना मेरे दोस्त। कहां करा, इसने खुद ही वो कंपनियां बनाई जिस कंपनी का कोई और काम नहीं था, पैसा इन्वेस्ट करा और सेम उसी कंपनी से सेम पैसा क्या ले लिया, लोन के रूप में। अब देखो इनकम टैक्स तो तुमने सुना है, लोन टैक्स सुना है, अगर कहीं 10 लाख का लोन लाया सरकार पकड़ ले बीच में, ला 3.5 मुझे दे, ये सारे निकल आएगा 3.5 तुझे। इनकम पे टैक्स लेगा या लोन पे लेगा, कुछ समझ में आ रहा है? तो भाई साहब इसने क्या करा, सेम कंपनी से लोन लिया, हो गए बराबर पैसे इसके। अच्छा सोचा क्या था, पकड़े भी गए तो लाइबिलिटी होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कह रहा भाई आप बच गए, मजा आएगा, आप चलो गोवा, ठीक है, ये नहीं होगा भाई। बात गई कोर्ट में, भाई पता लगा, इनकम टैक्स वालों को पता लगा, वो उनका मूड खराब हो गया। तो बात जब कोर्ट में गई तो कोर्ट में जज साहब का एज इट इज डिसीजन था जो मैं बोलने वाला, द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज 4 प्राइवेट कंपनीज टू इवेड टैक्स। इवेड मतलब होता है टैक्स की चोरी। देखो एक तो टैक्स प्लानिंग है, प्लान कर लो वो तो बेस्ट है, तो इनकम टैक्स वाला कहता है खूब प्लान कर दो, दबा के कर। लेकिन एक होता है टैक्स इवेजन, तो अगर आप टैक्स इवेजन कर रहे हो तो ये गड़बड़ है, टैक्स की चोरी नहीं चलेगी। समझ में आई बात? तो ये केस एक हुआ जहां पर पर्दा असल में उठाकर चेक किया गया कि पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे वो मैनेजिंग पेटेंट आराम से बैठा हुआ था,
90 करोड़ रुपए आराम से, 9 करोड़ रुपए सजा रहा था, बैठा गया, पकड़ा गया, जेल भी गया, पैसे भी लिए गए, सब लिया गया। समझ गए बात को? ये पॉसिबल हुआ कब? लिफ्टिंग की वजह से। और अगर लिफ्टिंग नाम की चीज नहीं होती तो ये काम करना भी पॉसिबल नहीं था। आई बात समझ? कोई प्रॉब्लम मेरे दोस्त? ठीक है, तो जरा एक बार पढ़ लेते हैं। अभी तो एक ही केस हुआ है, ऐसे मैं आपको टोटल 4 केस बताऊंगा आज की डेट में। तो अगला देखिए जरा क्या कहता है। अब 2:30 बज गए, बड़ी जल्दी टाइम हो गया। नोट्स कहाँ गए मेरे? ये क्या होगा? अच्छा ये, चलो जी। इसको क्या होगा भाई? अच्छा, ज्यादा वो कर दिया था मैंने। ओके, कॉर्पोरेट व्हील। तो पहले तो कॉर्पोरेट व्हील का इन्होंने मीनिंग बताया। कह रहे एक कंपनी इज फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स एंड मैनेज बाय द विद द असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। मैनेज बीओडी करता है, ऑफिस और एम्प्लॉइज का असिस्टेंट होता है। ऑन इनकॉर्पोरेशन लॉ गिव्स सेपरेट लीगल एंटिटी टू द कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी देता है ना कंपनी को। तो कई लोग इसका फायदा उठाते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि भाई कर्म कांड खुद कर लेते, कहता केस होगा तो कंपनी पे होगा। ये भी बात गड़बड़ है, ठीक है। Thus, a fiction is created by law under which the rights, power, duties, function, liability and property of a company is differentiated from the rights, power, duty, function, liability and property of the employee, member और director of the company। और ये fiction of law को कहते हैं wheel of incorporation। ये लोग क्या करते हैं? राइट्स, पावर, लाइबिलिटी का मिसयूज कर लेते हैं, ये सोचकर कि फंसेगा कौन? कंपनी। तो कॉर्पोरेट व्हील का इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेट व्हील इज दैट ओनली कंपनी कैन बी हेल्ड लाइबल। वो क्या सोचते हैं कि लाइबल कौन होगा? क्योंकि हर एक चीज होती है तो केस किस पे किया जाएगा? कंपनी पे। तो आपको नहीं लगता यहां पर कंपनी तो कुछ कर ही नहीं रही, वो तो आर्टिफिशियल है भाई, कर्म तो कोई और बंदा कर रहा है। यहां पर नाम तुम कंपनी का लगा रहे हो, केस तुम कंपनी पे कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी मान लो केस हार भी गई तो पैसा कहां से देगी? बैंक अकाउंट से। पैसा किसका है? स्टेक होल्डर का। साला केस भी उन्होंने किया, पैसा भी उन्हीं का गया। इमेजिन करो, गलत तो नहीं बोल रहा? कर्म कांड करने वाला निकल लिया, पैसे लेके मौज ले रहा है, लेकिन यहां पर सारा का सारा जो ठीकरा फोड़ा गया वो कंपनी के ऊपर, और नुकसान स्टेक होल्डर का हो रहा है। तो ऐसे में टॉपिक आया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट। कह रहा था एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट व्हील आर अलाउड टू एंजॉय ओनली बाय दोज हु ऑनेस्टली यूज द व्हील। मतलब कॉर्पोरेट व्हील मतलब सिंपल है कि कंपनी लायबल होगी। तो इस वाले कॉर्पोरेट व्हील की कैरेक्टरिस्टिक, इस पॉइंट का फायदा तब है जब कंपनी के एम्प्लॉइज, डायरेक्टर, ऑफिसर सब ऑनेस्टली काम करें, तो लायबल कंपनी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में एक डॉक्ट्राइन पढ़ाऊंगा, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो नाम का एक है, एक शायद तुमने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर। जहां एक केस था वो रेलवे, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची, है ना, उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जब वो आएगा। तो उसका मतलब होता है अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर। ऐसी डॉक्ट्राइन मतलब वहां पर लाइबल कौन होता है? डायरेक्टर। जिनको पता है उनके लिए बता रहा हूं, जिनको नहीं पता वो आगे समझ में आ जाएगा यूनिट दूसरे चैप्टर के अंदर। एक डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल्टर ईगो बताऊंगा जिसमें अगर डायरेक्टर अपने ऑनेस्टली तरीके से काम करता है और तब भी कंपनी का नुकसान हुआ, तो अब कौन लायबल होगा? क्योंकि अब लग गया कॉर्पोरेट व्हील। समझ गए सर? बेटे सबको आया? लेकिन मान लो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसऑनेस्टली काम किया, जिन्होंने गलत तरीके से काम किया, तो उन गलत तरीके वालों के लिए क्या लगा? उनका पर्दा असल में उठा, लिफ्ट किया गया, और लिफ्ट करने के बाद चेक किया गया कि हाँ जी पर्दे के पीछे गया असल लोग कौन है। क्लियर है? तो मेरे दोस्त, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील
सबसे पहले बता रहा हूं मैं जुडिशियल प्रोविजन अंडर जुडिशियल डिसीजन, बताया था ना अभी पढ़ाते पढ़ाते जुडिशियल। तो जुडिशियल में एक केस लॉ था हमारा सर डीनशॉ बैनर्जी पेटेंट, और उसने अपने रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला कांड किया था जो मैंने अभी बताया। रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला कांड किया, वो क्या है? कह रहा द कोर्ट में इग्नोर द सेपरेट लीगल स्टेटस ऑफ ए कंपनी वेयर इट इज यूज्ड फॉर टैक्स। डिसाइडेड केस लॉ है सर डीनशॉ बैनर्जी पेटेंट का। ये कह रहा है कि एक बंदे ने ह्यूज डिविडेंड लिया और बढ़िया उस बंदे को इंटरेस्ट इनकम हुई, और वो बंदा टैक्स नहीं देना चाहता था, तो उसने क्या बनाई चार्ट और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट चारों कंपनी में डाल दी। द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव बाय दीज कंपनीज वर विद इन द एग्जेम्प्टेड लिमिट ऑफ द टैक्स। जो उस कंपनी ने पैसा रिसीव करा वो उस समय पर एग्जेम्प्टेड लिमिट में थी, बाइफरकेट करके डाल दिया। अब जैसे मैंने 25 लाख कमाए, अभी निर्मला सीतारमण ने बोला कि 7 लाख रुपए तक टैक्स क्या है, तो मैंने 7 लाख रुपए अपनी माँ के नाम पर रिसीव करे, 7 लाख रुपए मैंने अपने सिस्टर के नाम पर रिसीव करे, 7 लाख रुपए मैंने अपने भाई के नाम पर रिसीव करे, 7 लाख अपने चाचा के नाम पर रिसीव करे, 7 चौक 28 रुपए कितने दिए टैक्स के? 0। दिस इज कॉल्ड ये एग्जेम्पशन लिमिट बनाना। आया समझ में? अब क्या हुआ, उस कंपनी का कोई भी काम नहीं था उस इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, कोई और बिजनेस उस कंपनी का नहीं था उस इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। आपको नहीं लगता ये फ्रॉड है? अब ठीक है, तूने जेन्युइन जगह पर, मान लो तूने एलआईसी में इन्वेस्ट की, एलआईसी एक जेन्युइन कंपनी है, वहां पर एग्जेम्पशन लिमिट है, टैक्स प्लानिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू 4 कंपनी बना रहा है पहले, फिर वो कंपनी तेरी खुद की है, ये सोच रहा है पकड़ा गया तो कंपनी की लायबिलिटी होगी, सारे पैसे उसने वहां डाल दिए और बाकी पैसा रिसीव भी कर लिया, 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया। क्लियर यहां तक? तो यहां पर केस का डिसीजन आया, इट वाज हेल्ड दैट कंपनीज वर क्रिएटेड ओनली टू इवेड एंड देयरफॉर कोर्ट इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस। कंपनी ने कहा अब यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहां वही बंदा जिसने कांड किया वो बंदा लायबल होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा केस पहला। अब दूसरा केस, पहले में कोई दिक्कत किसी को? अब केस नंबर 2। बेटे केस नंबर 2 है, इसका नाम है डाइमलर डाइमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर कंपनी। बताओ केस, ये केस क्या था? अच्छा, इस केस का नाम है, जैसे उसका था ना प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसका था डिटर्मिनेशन ऑफ एनेमी कैरेक्टर। ठीक है जी, क्या हुआ था सुनना ध्यान से। एक कंपनी थी, इंग्लैंड की कंपनी, ठीक है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो थे जर्मन। उस कंपनी का जो स्टॉक आता था ना, माल जो आता था, जो सामान आता था, वो भी कहां से आता था? जर्मनी से। डायरेक्टर जर्मन, सारा माल आ रहा है जर्मनी से, सब कुछ जर्मनी से आ रहा है। उसी टाइम पर ना वॉर हुई। वॉर आपको पता है, वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड और जर्मन के बीच में हुई थी। जर्मनी में कौन था वो? हिटलर, पगलेट साला, छोटा था, है अजीब सा। तो उसने सबसे पहले इंग्लैंड के ऊपर ही अटैक हुआ था, है ना, पता है। और आप लोग सीए फाउंडेशन करके आए हो तो आप लोगों को पता है कि भाई अगर कोई इनेमी, एलियन इनेमी होता है तो वो एक तरीके का इलीगल एग्रीमेंट होता है। ये सर नो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में पढ़ा होगा।
कि अगर आप किसी एलियन के साथ में यानी कि किसी दुश्मन के साथ में एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड भी नहीं, इलीगल होता है। तो भाई ये इंग्लैंड की कंपनी, ये सारे काम कहां से हो रहे थे? जर्मन से। ये जो कंपनी थी ना, इसका नाम था कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। और इसी कंपनी ने ना इंग्लैंड की किसी दूसरी कंपनी से पैसे लेने थे। दूसरी जो कंपनी थी उसका नाम था डाइमलर कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी। तो ये इंग्लैंड वाली कंपनी जो कॉन्टिनेंटल है, जिसके अंदर डायरेक्टर वगैरह सब जर्मन है, वो लोग इस इंग्लैंड वाली दूसरी कंपनी जिससे पैसे लेने, उसके बाद अलावे पैसा दे, वो कंपनी बोला काय के पैसे इधर साले डायरेक्टर कहां का है? अरे जर्मन का दुम इनेमी है। तो वो कह रहा नहीं मेरे पैसे दे ये वो। तो भाई साहब ये वाली कंपनी ने पैसे तो नहीं दिए, कोर्ट गई और कोर्ट में ये प्रूफ करवाया कि ये जो कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी लिमिटेड है, ये कौन सी है? ये सारे काम करे इन लोगों ने और ये सोच के करे कि पकड़े भी गए तो जाएगा कौन? कंपनी जाएगी। कुछ आया समझ में? केस क्या था? नहीं आया? बेटे सुनो, इनेमी कैरेक्टर की कंपनी बनाना क्या है? सही है गलत? हरे कृष्णा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटे एक बात बताओ, दो कंट्री में वॉर चल रही है और मेरी दुश्मन कंपनी, दुश्मन कंट्री मान लो जर्मन है, वो एक कंपनी अपने जर्मनी के लोगों के नाम से इंग्लैंड में चला रही है। आपको ही लगता है यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस है? भाई मेरी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगी। अब कोई जैसे कहते हैं ना टीवी में देखा, वो पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, या हम लोगों को वहां जाते तो हमें पकड़ लेते, इंडियन जासूस है, तो डर लगता है भाई। पाकिस्तान में एक बार बंदा कह रहा चले घूमने, मैं कहा पाकिस्तान, मगर जरा साल है निकल, कल तो नाले में गिरा था ना, कह रहा हाँ, मैं कहा वही है उससे बढ़िया जगह नहीं है वो। ठीक है तो वो वाले जर्मन के लोगों ने एक दिमाग लगा के इंग्लैंड के अंदर एक ऐसी कंपनी बनाई जहां पर कंट्रोल पूरा किसका था? जर्मन का। और वॉर चल रही है। तो बेटे इंग्लैंड से सारी इंफॉर्मेशन प्यार से लीक होगी। अब सारा स्टॉक जो है वो जर्मन से यहाँ आ रहा है, मान लो माल आ रहा है, अब माल के अंदर वो AK-47 डाल के भेज रहे हैं या ड्रग्स भेज रहे हैं, इंग्लैंड को बर्बाद करो। कर सकते हैं या नहीं? और कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पकड़े गए तो लाइबल कौन होगा? हम तो बच जाएंगे। तो यहां पर उनकी लिफ्टिंग हुई और लिफ्टिंग होने के बाद असल वो जो बंदे थे उनको, इवन वो लोग तो उनको जेल वेल भी भेजा गया था। सही है? पढ़ता हूं, कह रहा डिटर्मिनेशन ऑफ इनेमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। तो केस का नाम है डाइमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। कह रहा है एक कंपनी वाज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग टायर मेड बाय ए, तो स्टॉक कहां से आ रहा है? जर्मन से। दिस जर्मन कंपनी हैड ऑलमोस्ट ऑल द शेयर ऑफ द न्यू कंपनी फॉर्म्ड इन द, moreover all the director were, during the first world war the English company filed a suit against another English company, बताया ना, for recovery of, इन्होंने सोचा हमारे पैसे मिल जाएंगे, इन्हें क्या पता फिर पोल खुलेगी इनकी। Court ignored the separate legal identity of the company and held that the person who had the ultimate control of the company were enemies and therefore suit was set। आइए समझ में आ गई बात? तो ये हमारे हो गए दो केस। अब केस नंबर तीसरा केस था, केस का नाम था गिलफोर्ड। मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। नाम सुना है हॉर्न? क्या पूरे दिन तो वही सुनते हैं रोड पे कोई भी पी करके चला जाता है। और जब घर में होते तो हमारे बाप आते हैं धूम, वो भी हॉर्न बजा के चले जाते है ना। गलत तो नहीं कह रहा? स्कूल के अंदर टीचर
हमें जब कूट काट के मतलब पूरा अपनी बीवी का सारा गुस्सा बच्चों पे उतारते, तू क्वेश्चन बता धूम, अलग अलग क्वेश्चन, सिलेबस 3 आ रहे हैं, 3 चैप्टर पूछेंगे, 9वें चैप्टर है ना, नहीं पढ़े अच्छा ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। ये स्कूल के टीचर तो बहुत अच्छे हैं, मेरी मैडम थी बहुत अच्छी थी सच में, ठीक है। हाँ मैं तो वो लाइब्रेरी की मैडम थी, मैं तो बड़ा मजा आता था जबरदस्ती। और मैडम मेरे को कुछ पढ़ना है, कह रही जहां पढ़ना है वहां तो पढ़ नहीं रहे, यहाँ क्या पढ़े ओके, तो टॉपिक है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। भाई केस क्या था, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था, सॉरी एक बंदा था, बंदे का नाम था हॉर्न। हॉर्न को जॉब की जरूरत थी, ठीक है जी, क्या हो गया हॉर्न को जॉब की जरूरत थी, तो ये बंदा ना टैलेंटेड बंदा था। देखो केस वेस ना टैलेंट में ही होता है, कुछ हल्के में, तुम पे हुआ है कभी केस, ठीक है, तो कहना क्या चाहते हो कहना क्या चाहते हो, मैं तो मजाक कर रहा हूं। अच्छा, तो हॉर्न एक टैलेंटेड बंदा था और इसको नौकरी की आवश्यकता थी। अब ये नौकरी करने के लिए ये जाता है किसी एक कंपनी पे, कंपनी का नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी। तो कंपनी और हॉर्न में एक डील होती है कि देख भाई तू है तो टैलेंटेड, लेकिन तेरी हरकतें थोड़ी खराब है। तू क्या करता है, जैसे कई लोग होते नहीं है कस्टमर काटने में लगे रहते हैं, होता है कभी कस्टमर काट देते एक दूसरे का। तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्न के साथ एक एग्रीमेंट ये किया कि भाई जब भी तू मेरे यहां से कभी काम छोड़कर अगर जाएगा तो तू मेरे कस्टमर मेरे क्लाइंट को सॉलिसिट यानी कि अट्रैक्ट नहीं करेगा, समझ गए। हॉर्न ने वो एग्रीमेंट साइन किया, प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ। अब हॉर्न वहां पर काम करने लगा, मैंने क्या बोला, टैलेंटेड बंदा था। हॉर्न ने गिलफोर्ड मोटर कंपनी के मोर देन कस्टमर्स अट्रैक्ट कर ले। अब देखो एक कंपनी का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसके खर्चे भी ज्यादा होते हैं, तो वो किसी भी सामान को महंगा ही बेचेंगे। हॉर्न ने क्या करा, हॉर्न ने एक अपनी प्राइवेट कंपनी बनाई, काम छोड़ दिया। अच्छा अकेले तो बना नहीं सकते प्राइवेट कंपनी के लिए, उसने किसको बोला, बीवी को बोल दिया आ जा बेटी। हॉर्न और उसकी वाइफ मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं और धीरे धीरे गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं, ये सोचकर कि पकड़े भी गए तो वो काम कर कौन रहा है, अब हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं कंपनी में, मैं तो जॉब कर रहा हूं, ऐसे बोलेगा भाई। गिलफोर्ड मोटर कंपनी धीरे धीरे देख रहे हो मक्खी मार रहे हैं उसके एम्प्लॉय बैठ के, कह रहे यार क्या हो क्या रहा है हमारे साला, इतनी बड़ी कंपनी चलेगी कैसे, कस्टमर तो एक भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने कस्टमरों के पीछे कुछ जासूस बंदे लगाए, तो देखा तो हर एक बंदा कस्टमर जो है वो जा तो रहा है सामान लेने, लेकिन वो जा रहा है तो किसी एक कंपनी के अंदर घुसता माल लेके आया था। अरे यार ये कंपनी कब आई, तो देखा तो असल में पीछे वो कंपनी जो थी वो किसकी थी, हॉर्न की कंपनी थी। तो हॉर्न आपको नहीं लगता ये फ्रॉड कर रहा है, तो इसका स्टेटस जो है ना, जैसे उसका प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू और इनेमी कैरेक्टर था, इसका है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो हॉर्न बंदे ने क्या किया, हॉर्न ने चुपचाप से कंपनी बनाई, और जब कोर्ट में बात जाती है ना भाई, गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्न पे केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट में बात जाती, जज साहब ने पर्दा उठाया तो पीछे मियां भी बैठे हुए, ठीक है जी भाई ये तो गड़बड़ है, ठीक है जी। तो देखा तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनी बनाई है हमने, ठीक है जी, हमने थोड़ी कुछ किया है, तो कंपनी ने किया है। उन्होंने ये दलील दी अपनी, तो भाई ये जो दलील है चलेगी नहीं। कोर्ट ने बोला पूरी की पूरी लिफ्टिंग कर कर ये बोला, द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज टू सॉलिसिट और अट्रैक्ट द कस्टमर ऑफ गिलफोर्ड मोटर कंपनी। और यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर मैं तेरे को ही पेनल्टी दूंगा, समझ गए बात, पढ़े इसको। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड कह रहा है कि वेयर ए कंपनी इज यूज्ड फॉर कमिटिंग फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, तो केस लॉ था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। कह रहा है एन एम्प्लॉय एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर नॉट टू अट्रैक्ट द कस्टमर ऑफ द कंपनी आफ्टर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करूंगा।
After leaving the employment, he created a company and started soliciting the customer of the. It was held that the company was created to avoid the legal obligation arising out of the contract, and therefore the employee and the company created by him were treated as one, and thus the wheel between the company and the person was lifted. Clear है? आया समझ मेरे भाई? बेटे आपको आ रहा है? एक बार और नाम बता दो. स्नेहल. नाम अच्छा है आपका. यस. तो मैं करूंगा ट्रैक, खूब करूंगा. नए नए सूट पहन के आऊंगा. कोई दिक्कत नहीं. एग्रीमेंट हुआ है तभी तो केस किया ना. एग्रीमेंट नहीं होता तो उसको मतलब क्या गिलफोर्ड वाले को. ठीक है जी. अब मेरा काम है, मैं लोकतंत्र में रह रहा हूँ. अब जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ. अब किसी और की जगह के भी आ जाते हैं मेरे पास, तो क्या मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ उनको? कैसे कर रहा हूँ? क्वालिटी देके ना. ऐसे थोड़ी कि आ जाना भाई. 4,000 लूंगा, सिर्फ 4,000. फीस 7,000, 4,000 लूंगा. ये होता है अट्रैक्शन. क्वालिटी है, क्वालिटी में तो बंदा आता, दौड़ के आता, बात है. लेकिन हम किसी को ऐसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसे कोचिंग के बाहर गेट पे खड़ा हो गया तो उसे 4 का कोचिंग क्लास होती है, 4 बजे गेट पे खड़ा हो गया वहां पर आके. जैसे बच्चे आ रहे हैं, 4,000 4,000 4,000 4,000 में लो, 4,000 में लो, 4,000. ये तो भूत बिहार में करे 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए करते हैं ना वहां पे. अब मैं वो थोड़ी करूंगा वहां जाके. दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन. अब किसी का फोन आ जाता है कि सर पढ़ा दोगे, नहीं आता समझ में तो आप बता दो. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. फीस उतनी है जितनी मार्केट में रेट है. और जब मेरे को कोई फोन करता है तो मैं 1,000 बढ़ा देता हूँ. तो गुडविल है भाई, बढ़ाएंगे नहीं. आगे बात समझ. तो यहां पर ये क्या करना होता है? तो लिफ्टिंग समझ में आ गया. ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा. अब अगला है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन. बेटे वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? चौथा केस बता रहा हूं. वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? बेटे वेलफेयर लेजिस्लेशन एक तरीके का आप ऐसे बोल सकते हो कि लोगों के भले के लिए कुछ कानून बनाए. जैसे इंप्लॉइज के भले के लिए कुछ कानून बने हुए. एक तो ईपीएफ एक्ट सुना है कभी? इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड है. एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, जब रिटायर होता है इंप्लॉय तो उसको कुछ पैसा दिया जाता है. और एक है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. साल में एक बार बंदा पूरे साल मेहनत कर रहा है तो कुछ तो उसको बोनस के रूप में मिलना चाहिए. यस और नो? तो ये है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. तो ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं, खासकर एम्प्लॉइज. ठीक है जी. अब इसके रूल बताता हूं. क्या है जी? हमारे ना इंडिया में एक रूल है. पहले मैं वो रूल समझा रहा हूं, फिर मैं वो केस बताऊंगा, मजा आ जाएगा फिर समझ के. एक रूल है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 197. मतलब एक कानून बना रखा है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो सरप्लस पैसा होगा, एलोकेबल सरप्लस होता है, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है. फिलहाल आप सरप्लस समझो. जो प्रॉफिट होगा, शॉर्ट में अगर समझाओ तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट स्पेशल वो अपने एम्प्लॉइज को क्या देगा? ये रूल है. और ये काम करना ही पड़ेगा कंपनियों को. यहां तक कोई दिक्कत? अब एक कंपनी थी, कंपनी के वर्कमैन ने उस पर केस किया था. एम्प्लॉय ने, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड, कंपनी का नाम था एसोसिएटेड रबर कंपनी वर्सेस एसोसिएटेड रबर कंपनी. ये केस था जिसमें एम्प्लॉय ने अपनी ही कंपनी पे क्या किया? केस किया. वो केस था क्या भाई? कंपनी को प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ.
ये तो अच्छी बात है, प्रॉफिट कर रहे हो तुम। और जब प्रॉफिट हुआ कंपनी का, तो कंपनी ने ये सोचा कि भाई प्रॉफिट हो गया, तो अब मुझे इन एम्प्लॉइज को उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, कितना क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। मतलब मेरे पैसे गए जेब से। इन्होंने कहा यार ऐसा क्या तरीका हो जाए कि मेरे पैसे ही बच जाए और उनको बोनस भी ना दे। तो इस एसोसिएटेड रबर कंपनी ने फॉर्म करी 4 सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी समझते हो? चलो जी, इस कंपनी ने क्या करा, इसने फॉर्म करी, एसोसिएटेड रबर कंपनी ने क्या करा, इसने फॉर्म करी 4 सब्सिडरी कंपनी। और इन चारों सब्सिडरी, अब सब्सिडरी तो अपनी होती है ना, सब्सिडरी मतलब मेरा बच्चा है ना जी, गलत तो नहीं कह रहा। अब ये सारे के सारे पैसे उसने उस 4 कंपनी में डाल दिए, तो यहां का प्रॉफिट क्या हो गया, कम या खत्म ही कर दिया उन्होंने। तो कह रहे प्रॉफिट है ही नहीं, कहां से दे बोनस, काम करेगा वो साल वो घूम गया उनका दिमाग, ये बढ़िया हुआ है, मेहनत करी कुत्ते की तरह पूरे साल, एंड में गया तो कह रहा पैसे। अब उसमें से एक जो एम्प्लॉय था उसका बेटा मेरे पास पढ़ चुका था, ठीक है, वो गया पापा सर ने बताई ये वाली बात, ये तो भाई लीगल नहीं है, ये तो गलत कर रहा है, यहाँ तो लिफ्टिंग होगी। अच्छा, इन्होंने ये कांड किया कि पकड़े भी गए, तो 4 सब्सिडरी कंपनी है, उसके ऊपर केस होगा, हमारे ऊपर थोड़ी होगा। आई बात समझ? तो जब चेक किया गया तो चेक में ये पता लगा भाई अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, अगर आप वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड कर रहे हो तो भी आप क्या होगे, लाइबल होगे। समझ गए? तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन कह रहा है वेयर ए कंपनी ट्राई टू अवॉइड इट्स लीगल वेलफेयर ऑब्लिगेशन। तो हर एक कंपनी की लीगल वेलफेयर ऑब्लिगेशंस है, तो अगर वो कंपनी अपनी लीगल वेलफेयर ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रही है तो रियल पिक्चर को देखा जाएगा, व्हील को यानी कि पर्दा को उठाकर चेक किया जाएगा उन्होंने क्या गड़बड़ की है। तो एक केस लॉ था वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर। एक कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो उनको ह्यूज बोनस देना होता, उन्होंने सब्सिडरी कंपनी बनाई और सारा इन्वेस्टमेंट वहां पर भेज दिया और प्रॉफिट क्या कर दिया, रिड्यूस। सब ऑन पेपर हुआ है और कुछ नहीं। सब्सिडरी कंपनी का कोई अदर बिजनेस भी नहीं था कि चल भाई उसका कोई बिजनेस हो, एलआईसी हो, कोई बढ़िया कंपनी हो, तो कोई नहीं, फिर तो टैक्स प्लानिंग के मद्देनजर आपने ये काम किया, वो भी नहीं था। अच्छा, वहां मैंने गड़बड़ की है, वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट 65 और ग्रेचुटी 1972 है। ठीक है, वो गलती से मैंने बता दिया। ओके, तो नई कंपनी जो बनाई है ना 4 कंपनी, उसका पूरा मकसद था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को अवॉइड करना। ये इंडिया का ही केस है, साउथ का। ठीक है, तो 4 केस है ना, 4 में से ये वाला इंडियन केस है। Hence the profit earned by the subsidiary company were held as the profit of holding company and the holding company had to give bonus on that profit also. आ गई बात समझ? तो हम लोगों ने जो पढ़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार अभी तक जो किया वो पूरा का पूरा रिवाइज। तैयार हो? सबसे पहले मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं 470। सिलेबस में कितने पढ़ने हैं? 148। 29 चैप्टर में बटा हुआ 470 सेक्शन, लेकिन आप लोगों को सीए इंटर में पढ़ना है टोटल 10। ठीक है जी, 10 चैप्टर में हम पहला चैप्टर स्टार्ट किया हमने प्रीलिमिनरी, और उसमें मैंने पहले कुछ बात बताई कि भाई जो कंपनी होती है वो कंपनी को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, फिर उसके बाद रीजनल डायरेक्टर है जो कि 7 होते हैं, फिर आरओसी है। तमिलनाडु के 2 आरओसी है, चेन्नई कोयम्बटूर, महाराष्ट्र के 2 आरओसी, पुणे मुंबई, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का 1 आरओसी कानपुर में बैठता है।
फिर हमने बात करी भाई कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। द कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, सॉरी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड 1956 वाली का डेफिनेशन था। विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए जाएंगे किसके बाद? आरओसी के बाद। फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करी तो कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट होता है, कॉमन सील होता है जो कि अब ऑप्शनल है। इसके अलावा परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी और इसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर और शेयर कैपिटल। तो ये कुछ हमने बात करी। फिर कैरेक्टरिस्टिक को खत्म होने के बाद मैंने आपसे पूछा कि क्या कंपनी सिटीजन होती है? तो कंपनी सिटीजन नहीं होती, लेकिन कंपनी पे रेजिडेंशियल राइट है, रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। फिर क्या बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी जब हमने पढ़ा तो मैं ये कहता हूं कि भाई कंपनी अलग, कंपनी के लोग अलग, स्टेक होल्डर्स। लेकिन क्या वो लोग इस चीज का बेनिफिट उठाकर गलत काम नहीं कर सकते? तो अगर वो उस चीज का बेनिफिट उठाकर गलत काम करेंगे तो फिर उनकी लिफ्टिंग होगी, उनकी व्हील को, पर्दे को लिफ्ट किया जाएगा और लिफ्ट कर कर पता लगाया जाएगा कि असल बंदा, रियल जो बंदा है, रियल पिक्चर निकाली जाएगी कि सच में किसने कर्मकांड किया है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जुडिशियल डिसीजन के अकॉर्डिंग मैंने आज पढ़ा है, जो कि 4 होते हैं। तो चारों जुडिशियल डिसीजन में पहला जुडिशियल डिसीजन था प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जिसमें केस का नाम था सर डीनशॉ मैनेजी पेटेड वर्सेस सीआईटी। उसको ह्यूज डिविडेंड मिला, उसने क्या करा, उसने कंपनी बनाई 4, सारे पैसे वहां डाल दिए, सोचा कि पकड़ा गया तो कंपनी के ऊपर नाम आएगा, मेरे को थोड़ी कुछ होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा था डिटर्मिनेशन ऑफ इनेमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायमिलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी लिमिटेड। तीसरा था प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। और चौथा था अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, जिसका है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।